अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है, या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 7। अब तो झील के सामने कॉटेज ही कॉटेज थे, एक दूसरे से मिले हुए, दरमियान में फासला ना होने के बराबर। ऐसे लगता था कि पिछले 30-35 वर्ष में इस इलाके में तामीरात का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा हो। झील के किनारे और सड़क के दरमियान में भी 2-3 कॉटेज मौजूद थे। उनके अकबी बरामदे प्राइवेट गोदी की तरह थे। उसे यकीन था कि उसने उन्हें भी ख्वाब में देखा था, मगर फिर उसने सोचा यहाँ तो तमाम कॉटेज एक जैसे हैं, जैसे किसी एक सांचे में रख कर बनाए गए हों। ये मौसम बहार था और तमाम कॉटेज बंद थे, चनाचा वो सब उजड़ा हुआ असीब ज़दा सा लग रहा था। उसने कम रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए मोड़ काटा। अब एक लम्हे में जैसे सब कुछ बदल गया था, कुछ भी जाना पहचाना नहीं था। उसे सिमत का अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था, बस मोहम सा एहसास था कि उसका मतलूबा कॉटेज झील के जनूबी किनारे पर होटल के ऐन मुकाबल होगा। मगर झील बहुत बड़ी थी। उसके जनूबी किनारे पर 20 ऐसे मकामात थे जहां से हॉलीवुड इन ऐन मुकाबल नजर आता होगा। अब वो जनूबी किनारे के हर कॉटेज को तो चेक करने से रहा। इतने तवील अरसे में कॉटेज की माहियत, उसका किरदार पे यकीनन बदल गया होगा। क्या पता पुराने कॉटेज की जगह बिल्कुल नया कॉटेज बना दिया गया हो। बेशतर कॉटेज नए ही नज़र आ रहे थे। उसने जो कुछ सोचा था वो नहायत सादा और आसान था। उसने सोचा था कि वो कॉटेज तलाश करेगा और फिर उस कॉटेज के मालिक के मुतल्लिक मालूम करेगा। यूं उसे अपना नाम मालूम हो जाएगा। मगर अब अंदाज़ा हो रहा था कि यह काम इतना आसान नहीं। वो सोच में डूबा ड्राइवर करता रहा। अब वो झील के बिल्कुल खुले हिस्से के सामने से गुजर रहा था। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतर आया। किनारे पर कई मेज़ें पड़ी हुई थी। वो एक मेज़ पर जा बैठा। वहाँ से पूरी झील नज़र आ रही थी। बड़ा उदास सन्नाटा था, लेकिन वो जानता था कि 2 माह बाद ये जगह कहकों से कमाद होगी। सीज़न शुरू होगा तो अपने देश से और विदेश से लोग तफरीह करने आएंगे। सूरज ज़मीन से करीब होगा तो मौसम सरमा से महू ख्वाब ज़िंदगी एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठेगी। अभी तो दरख्त नए पत्तों का लिबास तब्दील कर रहे थे ताकि आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। फिलवक़्त मौसम बहार था। सर्द हवा के डंक में अब भी कुछ जान बाकी थी। वक्फे वक्फे से हवा झील के पानी को छेड़ती तो दायरे बनते बिगड़ने लगते। उसकी तवज्जो झील के वस्त में एक मकाम पर मरकूज हो गई। अपनी दानिश में वो वहाँ डूब कर मरा था। वो सोचता रहा, उसके बाद क्या हुआ होगा। उसकी लाश मिल गई होगी। क्या वो झाड़ियों में उलझी लाश निकाल लाए होंगे? क्या आशा ने मेरी गुमशुदगी का अफसाना बनाया होगा? या यूं हुआ होगा कि झाड़ी ने पानी के छेड़छाड़ से तंग आकर मेरी लाश को आज़ाद कर दिया होगा? वह सीता आब पर तैर गई होगी। क्या पता लाश कई दिन पानी में रही हो, गल सड़ गई हो, उसे जगह जगह से मछलियों ने खा लिया हो
वो झुर्झुरी सी लेकर रह गया, मगर वो उसी मकाम को घूरता रहा जहां अपनी दानिश में डूबा था। कुछ देर बाद वो उठा और कार की तरफ बढ़ गया। वो पेट्रोल पंप भी था और जनरल स्टोर भी। उसका मालिक 60-65 साल का एक बूढ़ा था। नंगी टैंकी फुल कर दूं? उसने पूछा। जफर ने असबात में सर हिलाया। उसने गौर से बूढ़े के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा और सोचा कि शायद ये बता सके, लेकिन उसे सुनाने के लिए कोई कहानी भी घड़ना ज़रूरी था। पेट्रोल भरवाने के बाद उसने कोल्ड ड्रिंक तलब की और इस दौरान में वो बात शुरू करने के मुतल्लिक गौर करता रहा। बूढ़ा सीधा साधा आदमी मालूम होता था। आप यहाँ बहुत अरसे से हैं? आखिरकार उसने बात शुरू की। जिंदगी यही गुजारी है। मुझे कुछ बता सकते हैं आप? पूछे तो। दरअसल मैं राइटर हूँ, पुरइसरार सच्ची कहानियाँ लिखता हूँ। माजी के कत्ल मेरे पसंदीदा मौजू है और कत्ल हर जगह होते हैं। बूढ़ा उसे घूरे जा रहा था। मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ विपाली झील पर कभी कत्ल की एक वारदात हुई थी 30-35 साल पहले, लेकिन मुझे नाम याद नहीं। मुमकिन है आपको? बूढ़ा होंठ सकोड़े चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। गोपाल का कत्ल हुआ था यहाँ। उसकी लाश झील से मिली थी। उसका यहाँ कॉटेज भी था। क्या हुआ था? जफर ने खुद कार लहजे में पूछा। कौन जाने, कातिल का तो पता ही नहीं चला। गोपाल का अगला गला काट दिया गया था। जिस्म पर चाकुओं के 10 निशानात थे। उस कत्ल के बाद कई माह यहाँ दहशत तारी रही। ये खबर अखबारों में भी छपी थी। साल तो मुझे याद नहीं। बस यही एक वारदात हुई है यहाँ। जफर ने अपनी मायूसी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, और कोई वारदात हुई होती तो मुझे याद होता। यहाँ हादसात भी तो होते रहे होंगे। हादसात? बूढ़े ने उसे हैरत से देखा। हाँ, लोग डूबकर भी तो मरते हैं। हाँ, ऐसा होता रहता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि झील का पानी कितना ठंडा होता है। लेकिन लोगों को तो अजीब अजीब सूझती है। किसी को तैरने का खबत होता है, किसी को कश्ती रानी का। कश्तियाँ उलट भी जाती हैं बाद औक़ात। यहाँ झील की तह में झाड़ियाँ भी बहुत हैं, लेकिन आपको हादसात में तो दिलचस्पी नहीं। नहीं, जफर ने बेइरादा कहा। पैसे अदा करने के बाद जफर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सोच रहा था, गोया हसीन आशा साफ बच निकली। वापसी के सफर में अचानक बूंदाबांदी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। अब उसके सामने सिर्फ एक मकान रह गया था। उसमें नाकामी की सूरत में उसे वापस लखनऊ चले जाना था। उसे अपने दरख्त वाले खुद आब को चेक करना था। बारिश हो रही थी तो होती रहे। मकान कोई रोशन तो नहीं था, लेकिन कोशिश करना बहरहाल ज़रूरी था। अल्मोड़ में दाखिल होने के बाद उसने गाड़ी एक अजनबी सड़क पर डाल दी, मगर वो एहसास अब भी उसके साथ था। मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मैं इस मकाम से वाकिफ़ हूँ। बारिश बदस्तूर बहुत तेज़ हो रही थी। उसने घड़ी में वक़्त देखा, 2:30 बजे थे। उसे भूख का एहसास सताने लगा। उसने गाड़ी एक जगह रोकी और एक रेस्टोरेंट में चला गया। डट कर खाना खाने के बाद उसने काउंटर पर अदायगी करते हुए होटल वाले से पूछा, मुझे यहाँ एक पार्क की तलाश है। कौन सा पार्क? नाम तो मुझे मालूम नहीं। आप यहाँ अजनबी हैं? हाँ, यहाँ 3 पार्क हैं, होटल वाले ने बताया। नाम के बगैर काम नहीं चलेगा। बस मुझे इतना मालूम है कि पार्क बहुत बड़ा है और उसके करीब ही एक कब्रिस्तान भी है। ओहो, मैं समझ गया, आप नेहरू पार्क की बात कर रहे हैं। नेहरू पार्क? जी हाँ, उसके सामने कब्रिस्तान भी है, शायद वही हो। होटल वाला अब उसे बगौर देख रहा था। आपको उस पार्क के मतलब इतना कुछ मालूम है और नाम नहीं मालूम? दरअसल मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मुझे सब कुछ याद रहा, बस पार्क का नाम भूल गया। ठीक तो है, पहले उसका नाम कलायो पार्क था, अभी 20 साल पहले ही उसका नाम बदला गया है। जफर मुस्कुराया। नाम भूलने का जवाब भी मुयस्सर आ गया था। यहाँ से करीब ही नेहरू पार्क, होटल वाले ने कहा। आप आधे मील और आगे जाएं और फिर दाहिने हाथ मुड़ जाएं, पार्क आ जाएगा। जफर शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। कार तक पहुँचते पहुँचते वो तरबतर हो गया। बारिश के तेवर अब भी वही थे। पार्क तक पहुँचने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई।
टेनिस कोर्ट्स पर जा बजा छोटे छोटे तालाब बन गए थे। बारिश इतनी शदीद थी कि पूरी तरह देखना भी नामुमकिन था। पहले तो उसने सोचा कि दफा करो, होटल वापस चलते हैं, मगर फिर उसके अंदर एक जिद उभर आई। उसे आज ही सब कुछ निपटाना था। अगले रोज वापसी थी। दरख्त तेज हवा में चीख महसूस हो रहे थे। अजैब घर के सामने उसने कार रोक दी। कुछ फासले पर उसे गोरों का कब्रिस्तान नजर आया। एक कब्र पर एक मर्द और एक औरत का संगे मरमर का कदे आदम मुजस्मा नजर आया। वो एक दूसरे से हम आगोश थे। मुजस्मा उसके लिए जाना पहचाना था। उसने अपनी याददाश्त की अलमारी में पड़े हुए दरख्त वाले ख्वाब को उलट पलट कर देखा। वो उस वक़्त 13-14 साल का था। उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी हम उम्र ही थी। उसके अपने हाथ में चाकू था और उसकी मदद से दरख्त के तने पर हरूफ खोद रहा था, लेकिन हरूफ उसे नजर नहीं आ रहे थे। दरख्त कब्रिस्तान से कोई 100 गज के फासले पर था। वो आंखें फाड़ फाड़ देखकर देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बरसते हुए पानी की चादर के पार देखना बहुत मुश्किल था। और जब 100 गज दूर का मंजर नजर आया तो उसका जहन साएं साएं करने लगा। जहां उसने एक दरख्त देखा था, अब वहां कई दरख्त बारिश में झूम रहे थे। उनके तने बेहद चिकने और साफ शिफाफ नजर आ रहे थे। उसे उनमें से असल दरख्त तलाश करना था। असल दरख्त उन दरख्तों में मौजूद होगा, लेकिन कौन सा दरख्त है वो? उसने ख्वाब में अपनी नज़र का जाविया याद करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। फिर उसे ख्याल आया कि ये उस वक़्त की याद है जब वो या मिस्टर एक्स 13-14 साल का था, यानी इस वाक़े को निसफ सदी से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। कभी इम्कान ये था कि अब तक उस तने पर दर्जनों बार नई छाल आ चुकी होगी और वो हरूफ मिट चुके होंगे, लेकिन ये सब यकीनी तौर पर मालूम होना बहुत ज़रूरी था। वो तांद हवा और बारिश के थपेड़ों से गुजरता उन दरख्तों की तरफ चल दिया। चंद लम्हों में ही उसके कपड़े शराबूर हो गए। उसने भागकर एक दरख्त के नीचे पनाह ली। अपने हाथों से तरबतर चेहरा पोंछने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने दरख्त के गिर्द घूमकर उसके तने का जायजा लिया। फिर वो दूसरे और फिर तीसरे दरख्त की तरफ लपका। ला हासिल। चौथा, पांचवा, छठा दरख्त बेसूद। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दिल ही दिल में खुद को बेवकूफ़ अहमक कहता रहा। उसे तने को इस सीता पर देखना चाहिए था जो 13-14 साल के लड़के के सामने हो, मगर वो उसे अपनी निगाहों के सीता से देख रहा था। उसे खासा नीचा देखना चाहिए था। बारिश यूं अनथक बरस रही थी। सब कुछ बहा ले जाएगी। उसने दोबारा कोशिश की। आखिरकार उसे हरूफ नजर आ गए। हरूफ हिंदी जुबान के थे और उसे इतने धुंधले हो गए थे कि उनका नजर आ जाना बेहद हैरतनाक था। मगर वो धुंधले हरूफ देखते ही उसके अंदर ये यकीन जाग उठा कि ये वही हरूफ हैं जो उसने बचपन में कई साल पहले अपने हाथों से दरख्त के इस तने पर खोदे थे। वो बारिश में अहमकों की तरह खड़ा उन हरूफ को तके जा रहा था। हरूफ उसने यकीनन बहुत गहरे खोदे थे, वरना अब तक मौजूद ना होते। उसने हरूफ पर अंगुली फेरी जैसे उन्हें ताज़ा कर रहा हो। हरूफ थे कि काफ काफ काफ। उसने पहले अपने नाम के हरूफ कुंदा किए थे। हमेशा ऐसा ही होता है। राजेश को प्रिया से मोहब्बत है, शंकर को रीना चाहता है। हाँ, यही होता है। तो मिस्टर एक्स हुक था। होटल पहुंचते ही उसने कपड़े बदले और गर्म पानी से खूब नहाया। फिर उसने रूम सर्विस को फ़ोन करके ब्रांडी तलब की। ब्रांडी के 2 जाम हलक से उतारने के बाद उसके भीगे हुए जिस्म में गर्मी आई। उसे हैरत हुई कि उसने ज़िंदगी में पहली बार शराब पी थी, मगर उसके जिस्म, ज़हन और आसाब पर रद्द अमल में कोई ख़ास बात नहीं थी। उसने डायरी से डॉक्टर मोहन का नंबर निकाला और ऑपरेटर से लखनऊ कॉल मिलाने को कहा। कॉल मिलने के इंतज़ार के दौरान वो एक और जाम चढ़ा गया। कुछ देर बाद घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। लखनऊ में डॉक्टर मोहन से बात कीजिए सर। दूसरी तरफ से डॉक्टर मोहन की आवाज़ उभरी। हेलो, जफ़र बोल रहा हूँ, उसने माउथ पीस में कहा। जफ़र, ओहो, क्या हाल है भाई? मुझे वो मकाम मिल गया है डॉक्टर। अच्छा, तुम्हें यकीन है? 100%। ये नैनीताल से आगे एक खासा शहर सा है, अल्मोड़। मिस्टर एक्स यहाँ रहता था।
कुछ देर खामोशी रही, फिर मोहन ने कहा, जफर, तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम। हाँ, मैं पी रहा हूं। मूसलाधार बारिश में भीगने के बाद यह जरूरी था। वैसे यकीन करो कि मैं नशे में नहीं हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं यहाँ रहा कर। फिर चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अगर ये दुरुस्त है तो। मैंने कहा ना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो मैं वहीं आकर बात करूंगा तुमसे। जफर ने उस इलाके का महल्ले वकू अच्छी तरह समझा दिया। लेकिन जफर, मैं साफ गोई से काम लूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। तुम्हारे एतबार से मुनफरिद हो। डॉक्टर मोहन के लहजे में ही जान था। तुम आवागोन का जिंदा सबूत हो। लेकिन ये बात मैं जानता हूं और तुम जानते हो। बस यूं तुम्हारी जिंदगी की अहमियत बढ़ गई है। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। डॉक्टर मोहन की आवाज लर्ज रही थी। तुम वो शख्स हो जो इंसानी सोच और इंसानी जिंदगी का अंदाज बदल सकता है, दुनिया बदल सकता है। सोचो तो। सोचता हूं मैं, जफर ने कहा, और मुझे खौफ आने लगता है। मैं क्या करूं? वही जो तुम्हें करना है। मालूम करो कि तुम कौन थे। सबूत और शवाहद जमा करो। काफ़ी दस्तावेजी सबूत जमा करने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मैं आने वाले वक्त का तस्वर करने की कोशिश कर रहा हूं, जब लोगों को इल्म होगा कि ये कहना मुश्किल है कि अमूमी रद्द-ए-अमल क्या होगा। हम तो सिर्फ सूरत हाल सामने ला सकते हैं। इतना मैं जानता हूं कि सारी दुनिया हिल कर रह जाएगी। लोग मौत के खौफ से बड़ी हद तक आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये तो बाद की बात है। फिल वक्त तो अभी की बात करो। हम पर यकीन कौन करेगा? जफर के लहजे में बेयकीनी थी। अच्छा सवाल है, इसीलिए तो कहता हूं, हमें सबूत की ज़रूरत है। हमारे पास केस्ट की सूरत में तुम्हारे ख्वाबों का सबूत मौजूद है। ख्वाब उस वक़्त के हैं जब तुम अल्मोड़ नामी किसी मकाम की मौजूदगी तक से आगाह नहीं थे। उसकी गवाही डॉक्टर पांडे और तुम्हारा सपना लिबर्टी वाला दोस्त दे सकते हैं। असल मसला बहरहाल तुम्हारे पिछले जन्म के वजूद की शिनाख्त का है। तुम्हें उन लोगों को तलाश करना होगा जो पिछले जन्म में तुमसे मुतल्लक रहे हों, जैसे आशा। हाँ, अगर आशा जिंदा है और तुम्हें मिल जाती है तो उससे बड़ी मदद मिलेगी। तुम्हें पिछली ज़िंदगी के जो वाक़यात याद आएंगे, उससे उनकी तस्दीक हो सकेगी। उसके बावजूद क्या लोग यकीन कर लेंगे? हर शख्स तो नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर सबूत मैसर होने के बावजूद यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारे अपने मुसलमान लोग जो ईमान के कायल हैं। जफर को नगीना की बात याद आ गई। उसने ईमान की यही तारीफ की थी, लेकिन यकीन करने वालों की तादाद भी करोड़ों में होगी। डॉक्टर मोहन कह रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ मुझे काम की मालूमात हासिल हो जाएं। मुझे यकीन है कि तुम नाकाम नहीं रहोगे। इतने वसौक से कह रहे हो इसलिए कि मेरे ख्याल में ये बात भागों में लिख दी गई है। मैं समझा नहीं। देखो जफर, मैं कोई मजहबी आदमी नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है और हो रहा है, लगता है कि वो ऊपर पहले से तय कर दिया गया है, जैसे तुम इस काम के लिए मुंतखब कर लिए गए हो। जफर को ज्ञानचंद का ख्याल आ गया। अवतार, उसने कहा था, लेकिन मुझे डर लगता है। जफर ने लरजीदा आवाज में कहा, बाद में जो कुछ होगा मुझे उसके तस्वर से खौफ आता है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या मतलब? तुम्हारी अब खुद पर कोई इख्तियार नहीं। तुम अब इस चक्कर में पूरी तरह फंस चुके हो। अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम बहुत ज़्यादा अहम आदमी हो। जफर ने फैसला किया कि मिस्टर एक्स की शिनाख्त के सिलसिले में घर वाला ख्वाब सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। उस ख्वाब की तमाम जुज़ियात उसे अजबर थी। वो बाईं जन्म से तीसरा और 2 मंजिला मकान था। नज़र पड़ जाने की सूरत में यह मुमकिन ना था कि वो उसे ना पहचान पाए। उसने सोचा कि अगले रोज़ में जुस्तजू का आगाज़ करूँगा। अगली सुबह उसने अल्मोड़ का बड़ा नक्शा खरीदा और सुर्ख पेंसिल से नक्शे पर निशान लगाकर उसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। उसने सोचा था कि हर रोज़ एक हिस्से को पूरी तरह से छानेगा। अचानक एक सर्द ख्याल ने उसके खून को ठठरा दिया। अगर वो मकान ढा दिया गया तो, अगर मकान का हुलिया बदल गया हो तो, या उसकी जगह कुछ और तामीर हो गया हो तो। अल्मोड़ वैसे ही पहले के मुकाबले में बहुत बदल चुका था। क्या पता अब वो इलाका ही रिहायशी इलाका ना रहा हो।
उसे याद था कि वो मकान किसी साइड स्ट्रीट के सामने था। वो कार में बैठा, उसने सड़कों की खाक छानना शुरू कर दी। उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत कम रखी थी। उसे सड़क के दोनों तरफ का जायजा लेना था। कहीं कहीं वो गाड़ी रोक कर उतरता और गिरदोपेश का तफसीली लेता। ये सिलसिला जारी रहा। तीसरे रोज उसे एहसास होने लगा कि वह बेकार कर रहा है। उसे यकीन हो गया कि अब वो मकान कम अज कम अपनी साबिका शक्ल में मौजूद तो नहीं, मगर फिर भी उसने हाथ पांव नहीं छोड़े। वो जानता था कि उसके लिए कामयाबी का ये वाहिद मकान है। वो उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। छठे रोज उसने एक जगह कार रोकी और स्टीयरिंग पर सर टिकाए देर तक बैठा रहा। थकन और मायूसी जैसे उसकी हड्डियों तक में उतर गई थी। वो खुद से लड़ रहा था। उस बेसूद कोशिश का क्या फायदा? मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो आवागौन में भी कोई दिलचस्पी नहीं, फिर क्यों? अगर वो मकान मिल भी गया और मुझे अपनी शिनाख्त भी मिल गई, लेकिन मुझे वो पसंद ना आई तो? ये भी मुमकिन था कि अपनी शिनाख्त के जस्तजू करके वो बलाओं का पटारा खोलने वाला हो। मुमकिन है बाद में पछताना पड़े। उसने फैसला किया कि वह भी होटल वापस जाएगा, सामान पैक करेगा और लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। बस बहुत हो चुकी दीवानगी। ये सोचकर उसे सुकून का एहसास होने लगा। उसने कार स्टार्ट कर दी। वो अपने होटल से बहुत दूर था। होटल शहर के एक दूसरे सिरे पर था और ये इलाका दूसरे सिरे पर। मगर कुछ आगे जाकर उसने अचानक कार रोक दी। उसे अपने जिस्म में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हो रहा था कि यहाँ वो पहले भी आ चुका है। उसने नक्शा निकाला। होटल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट भी मौजूद था। बड़ी सड़क की बजाय साइड स्ट्रीट के जरिए सफ़र करना बेहतर था। उसने नक्शा तय करके रख दिया। ये एहसास अब भी मौजूद था कि वो इलाका उसके लिए अजनबी नहीं। उसे याद आ रहा था कि इस इलाके में एक जनरल स्टोर भी है और स्टोर के करीब मोड़ पर पीपल के एक दरख्त के नीचे एक मोची भी बैठता है। एक बेकरी भी है। उस सड़क का नाम मनोहर स्ट्रीट था। उसके अंदर कोई सरगोशी में कह रहा था, ये मेरा इलाका है, ये वो जगह है जहां मैं रहता था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने बीच सड़क पर गाड़ी रोकी है। पीछे कोई हॉर्न बजा रहा था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगली सड़क पर उसने गाड़ी मोड़ी और चक्कर काटकर वहीं आ गया। मनोहर स्ट्रीट बहुत बदल गई थी, मगर मकान वही पुराने थे। बाल तो रंग रोगन से महरूम मालूम हो रहे थे। खिड़कियों और दरवाज़ों से बोसीदगी झांक रही थी। उसने गाड़ी साइड में लगाई और रोक दी। उसके ख्वाबों का मकान सामने था। 28 मनोहर स्ट्रीट। मकान खासा बोसीदा हो गया था, मगर उसे पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो तवज्जो से महरूम मकान लगता था। वो उसे हैरत से देखता रहा। मकान के बाहर दरवाजे से जरा हटकर 2 आदमी बैठे थे। उसने उनसे पूछा, ये आपका मकान है? हाँ। आप कितना अरसे से यहाँ रह रहे हैं? तुम कौन हो भाई, और ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मकान का मौजूदा मालिक उसकी तफ्तीश से चिढ़ सा गया। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। देखो बाबू, हम हरिजन लोग तुम लोगों से तंग आ गए हैं। दूसरे शख्स ने आंखें निकालते हुए कहा, बस चलते फिरते नजर आओ। ओहो, तो वो हरिजनों का इलाका था। जफर को उनके तेवर भी बिगड़े हुए लग रहे थे। कुछ और लोग भी उस अतराफ आने लगे। उसे आफियत उसी में नजर आई कि कार में बैठे और खिसक ले। उसे यह इत्मीनान था कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है या उसे बढ़ाया जा रहा है। उसने म्यूनिसिपल ऑफिस का रुख किया। वहां का क्लर्क बेहद तावन करने वाला साबित हुआ। 28 मनोहर स्ट्रीट, जी हाँ, उस मकान के मालिकाना हकूक 3 बार तब्दील हो चुके हैं। अब तो वो इलाका ही बदल गया है। अब वो हरिजनों की बस्ती है। पैसा पास आया तो रामू मोची ने जूते बनाने की फैक्ट्री लगा ली। फिर उसने वो मकान खरीदा और उसके बाद इलाकों के लोगों ने अपने मकान बेचने शुरू कर दिए। अब वहाँ ऊंची जाति वाला कोई नहीं। उसके लहजे में तासुफ था। जफर ने क्लर्क को बगौर देखा, फिर बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 30-35 साल पहले वहाँ कौन रहता था? उनके लिए तो रिकॉर्ड चेक करना होगा। प्लीज़, मेरे लिए ये बहुत अहम है। जफर ने जेब से पर्स निकाला और एक बड़ा नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्लर्क की बाछें खिल गईं। उसने फौरन सामने रखा हुआ रजिस्टर उठा लिया। ज़रा देर लगेगी साहब, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा।
2 मिनट बाद क्लर्क ने रजिस्टर सर उठाया। जी हाँ, ये राम किशन जी का आबाई मकान था। वो लोग 42-43 साल तक यहाँ रहे। उन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि राम किशन जी के बाल बच्चे। बहुत पुरानी बात है, क्लर्क ने सर झटक कर कहा। उसकी अपनी उम्र 60 के करीब होगी। मुझे उनके बारे में कुछ याद। अचानक वो कहते कहते रुक गया और उंगलियां चटखाने लगा। 1 मिनट, मुझे याद आया, राम किशन जी का एक बेटा था। नाम याद है आपको? जफर ने बेसब्रेपन से पूछा। हाँ याद है, हरी किशन नाम था उसका। हरी किशन? जफर की धड़कनें तेज हो गईं। जी हाँ, और मुझे ये इसलिए याद आया कि उसका नाम अरसे तक अखबारों में छपता रहा, लेकिन आप उससे मिल नहीं सकते। क्यों? वो मर चुका है। कैसे? दीपाली झील में डूब कर मरा था। जफर गंग होकर रह गया। कुछ देर तो उसकी आवाज भी नहीं निकली, फिर उसने खुद को संभाला। आपको याद है वो किस साल डूबा था? उसने पूछा। नहीं, ये तो याद नहीं, लेकिन उसकी मौत की खबर अखबारों में छपी थी। अल्मोड़ से एक ही अखबार छाया होता था, प्रताप, और वो 38 से शाया हो रहा था। जफर इकबाल के दफ्तर पहुंचकर एडिटर मदन लाल से मिला। जी हाँ, पुराने रिकॉर्ड रूम में हमारा हर शुमारा मौजूद है, एडिटर ने फखरिया लहजे में कहा। मुझे एक पुराना वाकया चेक करना है। मैं राइटर हूँ, जफर ने बताया। हमें आपके साथ तावन करके खुशी होगी, मदन लाल ने कहा और घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया। देखो, साहब को रिकॉर्ड रूम में ले जाओ। रिकॉर्ड रूम में हर साल के शुमारे अलग अलग रखे थे। जफर ने पहली जल्द से आगाज किया। उसे एहसास था कि यह मरहला बहुत तवील और सब्र आजमा साबित हो सकता है। वो उस मफरूजे को बुनियाद बनाकर काम कर रहा था। हरी किशन की मौत की खबर पहले सफ़े पर छपी होगी। पूरे अखबारात छापना बहुत मुश्किल काम था।